Hello friends, once again welcome. Now today we will solve example number 4 of working capital. Example is already in front of your screen. फिर भी मैं एक बार highlight देख लेता हूँ. So working capital forecast for activity of 2,40,000 units. So यहाँ पर number of units दिए plus cost per unit दिया है. Raw material 100, direct labor 50 and overhead 60. Now again it is the same like the example number 2 जिसके अंदर ओवरहेड्स डायरेक्टली दिया है. मीन्स ओवरहेड्स का बाइफर्केशन नहीं दिया है कि टोटल ओवरहेड्स आर गिवन पर यूनिट ₹60. आउट ऑफ दैट हाउ मच ओवरहेड्स इज मैन्युफैक्चरिंग, हाउ मच इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हाउ मच इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये बाइफर्केशन नहीं है. उसके वजह से अभी हम कॉस्ट शीट नहीं बना सकते. ये कॉस्ट शीट हम किस लिए बनाते हैं? तो हमको प्राइम कॉस्ट निकालनी है, वर्क्स कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन टोटल कॉस्ट हमको अलग से निकालना है. बट हम वो कब कर सकते हैं? when manufacturing overheads, administrative overheads and selling and distribution overheads are given separately. और यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया है. So directly now every time what will happen? Material plus labor plus overheads. So total 210 ही हमको बेस देना पड़ेगा WIP के लिए भी, फिनिश गुड्स के लिए भी और डेटर्स के लिए भी. So इसके लिए अभी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. Raw material are in stock on an average for 1 month. Material are in process. Degree of completion is 60% on an average for 2 weeks. Finished goods are in stock for 1 month. Credit allowed by supplier 1 month. Time lag in the payment of debtors 2 months. Lag in payment of wages 1.5 week. Lag in payment of overheads 1 month. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा. तो यहाँ पर जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें से 2 आइटम जो है जिनका होल्डिंग पीरियड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वीक्स और बाकी का हमको मंथ्स में दिया हुआ है. ये इसमें नया थिंग, एक वैरायटी है. नाउ अनदर 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश. अभी हमने इसके पहले 3 एग्जांपल सॉल्व किए. तो उसमें हमने जब भी डेटर्स को कैलकुलेट किया, सो व्हाट वी हैव डन on the entire amount we have calculated the debtors assuming that all the sales are on credit basis. अभी लॉजिकली डेटर्स कौन से अमाउंट के ऊपर सॉल्व करने चाहिए, निकालने चाहिए? तो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स. और उन सभी एग्जांपल के अंदर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स सेपरेटली नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर आपने दिया है. सो 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश. इसका मतलब आउट ऑफ टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स इज 80%. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 100% में जैसे हम डेटर्स कैलकुलेट करते हैं वैसे निकाल के उसके 80% ही लेना पड़ेगा, बिकॉज द क्रेडिट सेल्स इज ओनली 80%. कैश इन हैंड इज एक्सपेक्टेड ₹60,000. अभी इसके अंदर और एक लाइन दिया है यहाँ पर नीचे. इट इज एज्यूम दैट टाइम टू टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ. अभी इसका सिग्निफिकेंस ये होता है. तो बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे हमने पहले 3 एग्जांपल कैलकुलेट किए जिसमें हमने एवरी टाइम वी हैव डिवाइडेड इट बाय 12 बिकॉज वी कंसिडर एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मंथ्स. यहाँ पे हमको नंबर ऑफ वीक्स में भी करना है. तो इसके लिए एज वी नो देयर आर टोटल 42 वीक्स इन अ ईयर. सो एवरी टाइम नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 52 वीक्स. पर यहाँ पर जो एक लाइन दिया है कि 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ, वो किसके लिए दिया है? कि जहां पर भी कहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ. सो हम जब मंथ में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 12 इंटू 1. लेकिन यहाँ पर अभी हमको वीक्स से डिवाइड करना है. सो डिवाइड बाय 52 वीक्स. और जहां पर भी मंथ में इंफॉर्मेशन दिया है वहां पर हम कंसिडर करेंगे 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ. सो फॉर एग्जाम्पल लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 1 मंथ. सो जो भी ओवरहेड्स की अमाउंट है उसको 52 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 वीक्स से, because 1 month is equal to 4 weeks. लेकिन total in the year we cannot consider total 48 weeks. Otherwise आप कोई तो भी ये सोचेगा कि total number of months are 12 and 4 weeks is equal to 1 month. So 12 months into 4. So total 48 weeks. So 48 weeks होगा नहीं, because in a year there are 52 weeks. So we will divide by 52 weeks and multiply करते हो we will consider 1 month is equal to 4 weeks. So now we will solve the example. First, current assets. Under current assets, first item is a stock. The stock में first item is raw material. Now check out the calculation. Now entire that for activity level is given of 2,40,000 units.
So everywhere 2,40,000 rupees. Into raw material cost. Raw material cost is given rupees 100 per unit. That is 100 per unit. यहाँ पर हम डिवाइड किससे करने वाले? डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, क्योंकि हम वीक पे बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं. सो डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो दिया है दैट इज ऑफ 1 ईयर, सॉरी 1 मंथ. Check out the first one. Raw materials are in stock on an average for 1 month, and that 1 month is equal to 4 weeks. So here we will multiply it by 4. So 2,40,000 into 100 divided by 52 into 4 weeks, that comes to 18,46,154. यहाँ पर सब और अमाउंट आ रहे हैं because we are dividing by 52 weeks. नेक्स्ट वन, WIP. अभी हमको ये देखना है कि WIP लेना है या नहीं लेना है. तो इसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? वेदर द प्रोडक्शन टाइम इज गिवन और नॉट. यू कैन चेक आउट इन द एग्जांपल द सेकंड इंफॉर्मेशन, मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर 2 वीक्स. सो इसका मतलब प्रोडक्शन टाइम दिया 2 वीक्स, WIP हमको लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर दिया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 60%, तो हमको उसका 60% ही लेना है. सो WIP. अभी WIP का कैलकुलेशन नॉर्मली हम किस पे करते हैं? वर्क्स कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग से दिए नहीं है, तो हमको टोटल ओवरहेड्स ही ऐड करने पड़ेंगे. सो यहाँ पर हमें आएगा 2,40,000 इनटू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, का टोटल आएगा 210 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, और प्रोडक्शन टाइम दिया है 2 वीक्स. अब ये जो कैलकुलेशन है 2,40,000 इंटू 210 डिवाइड बाय 52 वीक्स इंटू 2 वीक्स, इट विल बी फॉर 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन. लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 60%. सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60%. सो ये जो टोटल कैलकुलेशन आएगा हम उसका 60% कंसिडर करेंगे, एंड दैट अमाउंट विल बी 11,63,077. You can check out 11,63,077. Now thirdly, finished goods 2,40,000 units into, again finished goods का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अ वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ओवरहेड्स हमको सेपरेटली दिए नहीं, टोटल कॉस्ट पे ही लेना पड़ेगा 210 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इनटू, यहाँ पर अभी फिनिश गुड्स का पीरियड दिया है 1 मंथ. 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स. सो 2,40,000 इनटू 210 डिवाइडेड बाय 52 इनटू 4, दैट कम्स टू 38,76,923. Now total stock I will carry to the outer column, 68,86,154. Now next, second item is debtors. हम पहले क्या करते हैं? यूजुअली जैसे डेटर्स हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे. सो हाउ मेनी यूनिट्स आर गिवन? 2,40,000. टोटल कॉस्ट 210 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स. अभी डेटर्स कलेक्शन पीरियड यहाँ पर कितना दिया है? तो टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ डेटर इज 2 मंथ. सो 2 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स. सो 2 मंथ इज इक्वल टू 8 वीक्स. You can check out 2,40,000 into 210 divided by 52 weeks into 8 weeks. अब ये जो वैल्यूएशन हुआ इसमें तो मैंने टोटल यूनिट्स कंसीडर कर दिए 2,40,000. लेकिन हालांकि जैसे कि हमको पता है कि व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग डेटर्स. डेटर्स मींस व्हाट? द कस्टमर्स टू whom we have sold the goods on credit. तो हमको ऑब्वियसली ये क्रेडिट सेल पे ही लेना चाहिए. और इस एग्जांपल के अंदर ये इंफॉर्मेशन दिया है 20% ऑफ द टोटल आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश. मींस ये जो हमारा आउटपुट है ये 100% हो गया, इसका 20% कैश में सेल किया, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स कितना है? 80%. सो मैं इसका 80% ही कंसिडर करूंगा. इज 62,03,077. दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड आइटम, कैश.
Cash is given directly rupees 60,000. In this example, there are no prepaid expenses, so current assets are only 3. We can take the total of the current assets. That will be total current assets A 68,86,154 plus 62,377 plus 60,000. So total is 1 crore 31 lakhs 49,231. So this is the total current assets. Now part B is current liabilities. Current liabilities. इसके अंदर first one creditors. Obviously creditors will be calculated on which value? Material value. Number of units 2,40,000. Material value per unit 100 divided by 52 into, now supplier, fourth item, credit allowed by supplier is 1 month. 1 month means 4 weeks. So 2,40,000 into 100 divided by 52 into 4, that comes to 18,46,154. Next, और इसमें क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस. वेजेस का टाइम लैग दिया होगा. वेजेस का टाइम लैग दिया है 1.5 वीक्स. सो वेजेस का टाइम लैग 2,40,000 यूनिट्स into wages. Check out wages per unit 50 divided by 52 into time lag is given 1.5 week. So directly 1.5. So 2,40,000 into 50 divided by 52 into 1.5, that comes to 3,46,154. And last item is given outstanding overheads. Outstanding overheads 2,40,000. Overheads per unit, which is given rupees 60 divided by 52, and lag in the payment of overheads is given 1 month. 1 month is equal to 4 weeks. So 2,40,000 into 60 divided by 52 into 4 weeks, that comes to 11,07,692. So total. So these are the two current liabilities. Total current liabilities to the outer column will be 33 lakhs. Now what next? Net working capital. That is A minus B. A total current assets, B total current liabilities. 1 crore 31 lakhs 49,231 minus 33 lakhs, that is net working capital 98 lakhs 49,231. So this is the net working capital. In this example, safety margin is not given, so no need to add safety margin. So इस एग्जाम्पल में हमने बेसिकली क्या देखा? दो मेन चीजें हमने देख ली. एक तो पहला, यहाँ पर हमने सबको 52 वीक्स से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई करते वक्त जहां पर भी कहीं मंथ में इंफॉर्मेशन दिया है वहां पर हमने वी हैव कंसीडर और वी हैव अज्यूम 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स. दूसरी चीज हमने देख लिया, यहाँ पर WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन एज 60%, सो वी हैव टेकन 60% ऑफ इट. देन फोर्थ नेक्स्ट थिंग इज debtors. In this example, it was given that debtors, that is 20% of the output is sold against cash. It means credit sales is 80%. और इसके लिए हमने टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन उसके 80% लिया बिकॉज क्रेडिट सेल्स इज 80%. And this is the entire example. I hope you understood it. Thank you very much.